ये सारे तथ्य निराधार हैं। और युवा वर्ग जितना कांग्रेस को, राहुल गांधी को, सोनिया गांधी को, मनमोहन सिंह को चाहता है, मैं समझता हूं कि हो सकता है कि मोदी साहब को नहीं चाहता। हाँ, कोई बात नहीं, तो 20 को पता ही चलेगा। यहाँ युवा वर्ग की बात है वो कांग्रेस की तरफ आती है, और मोदी साहब वहां के मुख्यमंत्री हैं, शासक हैं वहां के, तो अब ये मजबूरी वहां के लोगों की, छोटे छोटे जो अभी जैसा आप कह रहे थे, अभी आपने कहा कि वहां गुजरात में गुजराती बच्चा जो होता है वो बिजनेस माइंडेड होता है, तो अभी ये सारी बातें आप लोग कह रहे थे। मैं तो आप इससे असहमत हैं? नहीं, वो सहमत हैं या नहीं वो सब दुनिया जानती है। नहीं, अगर आप गुजराती के स्किल को मानते नहीं हैं? नहीं मानते हैं, उनके नहीं हाँ। मानते हैं। तो अगर मान लो गुजरात का आदमी बिजनेस में बहुत ज्यादा एक्सपर्ट है और बिजनेस माइंडेड है, तो बिजनेस भी उसने मोदी साहब के अंडर में करना है, तो उसकी मजबूरी कहीं ना कहीं बन जाती है। और दूसरी बात, जहां युवाओं की बात, जहां तक शिवराम जी घुमा फिरा के मजबूरी और उस चीजों की बात है, युवा वर्ग कांग्रेस के साथ है, शिवराम जी, युवा वर्ग राहुल गांधी के साथ है, कांग्रेस के साथ। शिवराम जी, एक बात लेकिन माननी पड़ेगी कि आप ऐसा बोलते रहिए, भले वो कार्यक्रम में डिस्टर्ब हो, लेकिन आपके जैसे बोलने वाले को मंत्री पद मिलता है, टिकट मिलता है। देखिए ना, वो मनीष तिवारी जाके बैठ गए आईबी मिनिस्टर, आपकी जैसी बात बोलते थे, झूठ बोलो लेकिन दबा के बोलो, आप बोलिए। लेकिन हमारी कांग्रेस पार्टी में कोई भी प्रवक्ता पार्टी लाइन से हम अपनी बात को आगे नहीं रख सकते। पार्टी लाइन का कोड है, उसका एक अनुशासन में रहकर आप ये कहिए कि गांधी घराने की लाइन को पार नहीं कर सकते। गांधी, अब वो कांग्रेस की बात, चलिए हम ट्राइबल की बात करते हैं। कांग्रेस की बात, सभी की बात आगे हम ट्राइबल की बात करते हैं कि ट्राइबल वोटों पर विनोद जी, आपके हिसाब से परसेंटेज में, रेशो में अगर हम बात करेंगे तो आप क्या कहेंगे? आदिवासी इलाका मतलब अंबाजी से लगा के नीचे एकदम सापुतारा नीचे उमरगाम तक, वहां तक पूरा ऐसा बेल्ट है पूरा आदिवासी। पिछली बार कांग्रेस ने वहां पर 85% सीटें जीत ली थी, लेकिन इस बार आदिवासियों के लिए विशेष योजनाएं और उन तक पहुंचे उनके कार्यकर्ता, और इस प्रकार का मोदी जी ने वहां पे काफी काम किया, जिसके कारण इस बार आदिवासी इलाकों में भाजपा को जो 74%, 73% आपने देखा होगा, तापी नर्मदा जिलों में 74% वोटिंग जो हुई है, उसका मुख्य कारण वही है कि यहां भाजपा को, हालांकि कांग्रेस ने वहां पर यूनियन मिनिस्टर भी लाके बिठाए हैं कि जिससे कि वहां के लोगों को लगे कि हमको प्रतिनिधित्व तो मिला है। लेकिन 2-3 फैक्टर इसमें काम करते हैं, खास करके जो हिंदुवादी संगठन है वीएचपी वगैरह, उन्होंने पिछले कुछ सालों से वहां शबरू कुंभ नाम से एक कार्यक्रम भी चालू किया, जिससे कि वहां जो क्रिश्चियन मिशनरियों की एक्टिविटीज चलती थी, जिसमें धर्मांतरण बहुत बड़े पैमाने पर होता था, वो रुक गया। उस कारण भी वहां पर जो एक डाउन साइड में हिंदू जाता था, अपर साइड में क्रिश्चियन डोमिनेशन जाता था, वो काफी मात्रा में रुका है। मुझे लगता है कि उसका फायदा मोदी को जरूर मिलेगा, जरूर मिल ही रहा है। और हमने देखा कि वहां एक और एनआरआई फैक्टर पर भी मैं बातचीत करना चाहूंगा अपने सारे अतिथियों के साथ और विनोद जी के साथ भी। एनआरआई वैसे किसी राज्य में वोटिंग का कोई सरकार बनाने में योगदान नहीं होता, लेकिन गुजरात में है। लेकिन गुजरात में इसका, शिवराम जी आप शायद सहमत होंगे कि गुजरात में एनआरआई का एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, बहुत बड़ा फैक्टर है। और ये फैक्टर ये होता है कि ये व्यक्ति वहां बैठ के यहाँ कैंपेन करता है, दूसरा वहां से डोनेशन बेचता है। गुजराती जो, और ये सब वो लोग हैं जो विदेश में जाके सक्सेस हुए हैं, अमेरिकन के बीच जाके सक्सेस हुए हैं, ब्रिटेन के। मैं श्रीमान जी आपको बताऊं, जो आप सारी बातें कह रहे हैं, मैं पूर्ण तरीके से इन बातों से मैं पूरी तरह सहमत हूं कि एनआरआई फैक्टर है। वो एनआरआई जो लोग वहां विदेशों में बैठे हैं, वो आज से नहीं बैठे, वो कांग्रेस के समय से बैठे। अरे हम शिवराम जी, आप हर बात को गलत क्यों लेके जाते हैं? अब हर बात हम कब कह रहे हैं कि आप जाके मोदी, हमने ये नहीं कहा कि मोदी के जाने के बाद बैठे हैं। अरे ये तो बहुत पुराने बैठे। आप आंकड़े देखिए हमारे स्क्रीन पर, हम आपको बता रहे हैं कि कनाडा में कितने हैं, पाकिस्तान में कितने, पाकिस्तान में 1 लाख गुजराती है। आप और भी राज्यों के, हम और भी देशों के आंकड़े आपको दिखा रहे हैं, अमेरिका, जवान जी। हाँ, इसमें देखिए हम फैक्टर पे बात कर रहे हैं। आप ये मत कहिए, और ये मत कहिए कि ये कांग्रेस के समय में नहीं गए। कुल मिला के कहने का मतलब यह है कि एनआरआई फैक्टर ने मोदी के फेवर में काम किया है। मैं खुद पिछले दिनों 22-23 दिन अमेरिका में गया था, ब्रिटेन में गया था। इन दोनों देशों में मैंने देखा कि राज्य तो छोड़िए, मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए इन लोगों ने वहां फंडिंग भी कलेक्शन शुरू कर दी है। तो इसका असर बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर और जो गुजरात का विकास हुआ है उसमें इस एनआरआई का
बड़ा योगदान है। तीन तरीके से। एक इस तरीके से योगदान है कि जब दुनिया थोड़ी डोलमोल होने लगी थी, पैसे बाहर असुरक्षित होने लगे थे लोगों के, तो तब गुजरात विकास कर रहा था। इसलिए वो जो पैसा अमेरिका में लगाने के बजाय, कनाडा में लगाने के बजाय, गुजराती आदमी ने अपने राज्य में लगाया। दो कारण थे। एक तो उसको सुरक्षितता चाहिए थी पैसे के लिए, दूसरा उसको लग रहा था कि अपना ही राज्य विकसित हो रहा है तो वहां क्यों नहीं लगाया जाए। इस कारण उसकी जो अटैचमेंट अपने स्टेट के साथ थी और बढ़ गई। एक यह कारण हुआ। दूसरा, अमेरिका ने और ब्रिटेन ने जो मोदी को विदेश में, उनके खुद के देश में आने को जो प्रतिबंध किया, उसका भी उल्टा परिणाम होकर वो मोदी के फेवर में गया और विदेशी जो धन गुजरात में आना चाहिए उसका फ्लो बढ़ा। तीसरा एक इफेक्टिव कारण रहा कि जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनियां हैं, उनके जो सीईओ या बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, उनमें गुजराती लोग बहुत बड़े पैमाने पर हैं। और जिस नेशनलिज्म की बात शिवराम जी कर रहे थे, नेशनलिज्म का प्रतीक मोदी को भी तो माना जाता है। इसलिए गुजरात के ना होने वाले लोगों ने भी अपने कंपनियों को गुजरात में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा। ये तीन बड़े फैक्टर के आधार पर एनआरआई इस बार चुनाव में बड़ा इफेक्टिव फैक्टर रहा है और कई एनआरआई छुट्टी निकाल के प्रचार में भी आए थे। खासकर मैं एक आपको बात बताता हूं एनआरआई की। मैं एक स्कूल में गया था और उस स्कूल में मैं जब ऑफिस में गया, वहां पे मैंने कई लिफाफे देखे। एक पोस्ट वाला लिफाफा दे रहा था तो उसमें काफी एनआरआईओ के चेक उस पे थे। मतलब यहाँ के विद्यार्थियों को भी वो डोनेशन वहां से बैठ के भी मदद करते हैं। बिल्कुल। प्रकार अभी हम थोड़ा मुस्लिम विषय पर, शिवराम जी का इंटरेस्टेड विषय लेंगे, जरा मुस्लिम विषय पर भी बात करते हैं कि मुस्लिम फैक्टर क्या रहा। हम शिवराम जी से शुरुआत करते हैं, आप बोल लीजिए पहले, फिर हम बात करते हैं। नहीं, मुस्लिम फैक्टर के बारे में, मुस्लिम फैक्टर कहाँ, गुजरात की बात कर रहे हैं? हाँ, हम गुजरात की नहीं, मुस्लिम फैक्टर तो जो वहां पे मुस्लिम है उनके साथ तो अन्याय हुआ है। ये मोदी सरकार में हुआ है, सबसे ज्यादा उन पर अत्याचार हुए हैं और ये पूरा देश जानता है। तो फिर इसलिए चुनाव आप लोग क्यों नहीं लड़े हैं? आप भी सांप्रदायिक पे लड़ते हैं, सांप्रदायिकता के ऊपर जो आप बोलते हैं, सांप्रदायिकता पिछले बार भी आप चुनाव लड़े। सांप्रदायिकता पे तो कभी कांग्रेस बोलती ही नहीं है। विकास पे लड़िए। सांप्रदायिकता तो कांग्रेस, इस पे भी सांप्रदायिकता कांग्रेस सांप्रदायिकता की बात करती ही नहीं है। सांप्रदायिकता की बात तो कांग्रेस, एचके सिंह जी कांग्रेस तो शांतिपूर्वक देश को चलाती है। मैं एचके सिंह जी के पास जाऊंगा। एचके सिंह जी, शायद दर्शक भी इस फैक्टर को नहीं जानते होंगे। दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ है कि कहीं मुसलमानों का परसेंटेज कम हुआ है, लेकिन गुजरात में 1% वोटर मुसलमान कम हुआ है। एचके सिंह जी, देखिए, मैं यहां पर बताऊं कि प्रारंभ में जिस प्रकार की स्थितियां रही गोधरा राइट के बाद, तो उस समय आप देखें तो एक विक्षोभ की स्थिति तो बनी थी, लेकिन इस चीज को जितने व्यापक ढंग से प्रसारित गुजरात के बाहर किया गया, उतना गुजरात में वैसा नहीं दिखा। इसका एक कारण है, आप अगर दंगों की बात करें तो दिल्ली में भी दंगे हुए थे 1984 में, मेरठ में दंगे हुए, बिहार शरीफ में दंगे हुए, सीतामढ़ी दंगे हुए। कौन थे वहां पर? सरकार को, किसकी सरकार थी? गुजरात में भी दंगा हुआ, कोई भी दंगा गलत है। अभी असम में अभी देखिए, दंगे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार हो, चाहे दूसरी की सरकार हो, दंगे को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। अमन सबको चाहिए। अब प्रश्न यहां उठता है कि गुजरात में आपने देखा कि पहले भी, आप वस्तानवी साहब को देखिए, नरेंद्र मोदी के पक्ष में बोलने लगे तो बाहर के जो समुदाय थे, मुस्लिम समुदाय गुजरात के बाहर के, उनके खिलाफ आ गए। उसके बाद में आप देखें अभी इरफान पठान आए नरेंद्र मोदी के साथ में, तो गुजरात का मुसलमान है। एक बार मुझे याद आ रहा है कि जम्मू कश्मीर की मुख्यमंत्री उस समय थी महबूबा मुफ्ती, उन्होंने तारीफ की थी नरेंद्र मोदी की कि वहां मुसलमानों को भी कार्य में और खास करके इंडस्ट्री खोलने में काफी मदद नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। तो वहां पर जम्मू एंड कश्मीर में उनके खिलाफ हंगामा शुरू हो गया। तो ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, केरला में हुआ जी, केरला में कम्युनिस्ट, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर आप देखें नरेंद्र मोदी को टारगेट करके और नरेंद्र मोदी के माध्यम से पूरे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को टारगेट करके इस तरह की मुहिम की जाती है। जबकि अगर आप दूसरे जगह दंगा देखेंगे तो वहां पर कौन कौन से लोग थे, किनकी सरकारें थी और कैसे दंगा हुआ। अगर मुस्लिम वोट एचके सिंह जी, हमने बाकी इतिहास में जाने के बजाय मैंने मुस्लिमों का फैक्टर का इसलिए मुद्दा छेड़ा था कि इस बार इंटरेस्टिंग तरीके से ये मुस्लिम फैक्टर नरेंद्र मोदी के फेवर में जा रहा है। देखिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम लोगों की भी आम सहमति वहां पर बन रही है कि नरेंद्र मोदी गुजरात को एक अमन के रास्ते पर ले गए हैं। ठीक है, अगर एक माइनस कर दे गोधरा का दंगा देखें तो आप ओवरऑल देखें, पहले तो कांग्रेस के शासन में 100 दिन, 50 दिन, साल में
अहमदाबाद में कर्फ्यू लगता था, पिछले 10 साल 11 साल में कर्फ्यू नहीं लगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक भी गुजरात में आज सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। और यह दिखा, कई बार नरेंद्र मोदी साहब के साथ वो लोग आए और वो लोग काफी प्रयासरत है कि आगे बढ़े। तो कहीं ना कहीं उनका एग्रेसिव वोट नहीं रहा, मुसलमानों का नरेंद्र मोदी के खिलाफ एग्रेसिव वोट नहीं रहा है। कुछ लोग समर्थक भी रहे, मैं ये नहीं कहता कि सारे लोग समर्थन में रहे हैं, लेकिन कुछ परसेंट नरेंद्र मोदी के समर्थन में रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे बिहार के इलेक्शन में आप देखिए, नीतीश कुमार का भाजपा के साथ गठबंधन है, लेकिन उस गठबंधन को मुसलमानों का एक अच्छा प्रतिशत मत मिला, क्योंकि वहां लालू प्रसाद से लोग दुखी हो गए थे। तो इस तरह से मुस्लिम वोट जो है वो गुजरात में कम होना, 1% कम होना, वो नरेंद्र मोदी जी के फेवर में जा रहा है। और यह भी दर्शाता है कि कांग्रेस कोई बहुत ऐसी स्थिति में गुजरात में नहीं है कि गुजरात में नरेंद्र मोदी से ज्यादा बेहतर प्रशासन दे सके। और इसलिए कहीं ना कहीं आम सहमति भी बनती जा रही है। हाँ, बाहरी जो प्रचार प्रसार है उसका एक असर पड़ता है, जिसके कारण अभी भी अंतर्द्वंद की स्थिति गुजरात में खास करके मुस्लिम वोटरों के मन में बनी हुई कुछ हद तक। जी विनोद जी, क्या सच में गुजरात का मुसलमान मोदी को वोट कर रहा है, बीजेपी को वोट कर रहा है? बिल्कुल। मैंने गणदेवी एक विधानसभा में 21,000 मुसलमान हैं, वहां पे मैंने सर्वे में लिखा भी है, अंदर नोट किया। मैं दाहोद में गया था, जहां पर मुसलमान पालनपुर की परसों की सभा में मैंने मोदी की सभा में 4-5 हजार लोग आए हुए थे। 50,000 लोग में 4-5 हजार मुस्लिम भी थे। तो बहुत सारे मुस्लिम अब ऐसा सोच रहे हैं। और जो रही बात है कि मुसलमानों को किसी को कैंडिडेट ये टिकट नहीं दिया, ऐसी जो बात कह रहे हैं ना, मोदी ने किसी को वहां मुस्लिम को टिकट नहीं दिया, तो कांग्रेस ने भी जितने मुसलमानों को टिकट पहले देते थे वो घटा दिए। तो ये भी तो फैक्टर है। वो फैक्टर, हाँ दिया है, लेकिन जैसे पहले मतलब मुसलमानों को टिकट देने वाला जो फैक्टर है वो मोदी ने तो दिया ही नहीं, कांग्रेस ने भी घटा दिया है। और जीपीपी ने तो एक भी नहीं दिया है, मतलब वो भी उसमें है। इसलिए वहां पर मुस्लिम फैक्टर को साइलेंट फैक्टर कहा जाए कि वो खुद भी चाहते हैं कि विवाद में ना पड़े, जो चल रहा हो ठीक है। दूसरे व्यक्ति को, आपको पता है, राज बब्बर वहां गए थे और वो जाने वाले थे या गए थे, और वो वहां पर प्रो मुस्लिम और एंटी हिंदू कुछ बोलने का प्लान था, ऐसा कुछ मुसलमानों को पता चला। तो उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे राज्य की शांति को मत खराब करिए, हम जो है वैसे ठीक है, हाँ आप इसमें कोई बाहर का आके कुछ करे ऐसा हम नहीं चाहते। तो ये एक वहां पर जो परिणाम हुआ है, मुझे लगता है कि ये भी एक कारण है कि मोदी को फायदा हुआ है पूरे देश में। अब हम कार्यक्रम के आखिर में एक बात पर जाएंगे। ये थोड़ा सा हम सब लोगों के लिए भी प्रूफ के तौर पर भी रहेगा, क्योंकि हम कैमरा है और कुछ भी बोल दे ऐसा न लगे। शिवराम जी, राजनीतिक लोगों के लिए तो ये ज्यादा मुझे लगता है जरूरी है। हम आपके सब लोगों के नंबर लेंगे, आप कितने नंबर अपने पार्टी को, दूसरे दल को दे रहे, और 20 तारीख को जब काउंटिंग होगी तो आपकी जिसने भी जो नंबर बोले हैं उसकी वास्तविकता क्या है ये जरूर दिखाएंगे। हम शिवराम जी से शुरू करते हैं कि आप अपने पार्टी को कितने देते हैं, बीजेपी को कितने देते हैं और जीपीपी को कितने देते हैं? हमारी गुजरात में जो कांग्रेस पार्टी का जो हमारा पोल है और जो हमारी सीट आने की अनुमानित जो हमारा वो आंकड़ा है वो 125 से और 150 तक का है। ठीक है, कैमरे के सामने बोल रहे, बीजेपी वाले अब हंसिए मत, क्योंकि वो खुद हंसेंगे जब पता लग जाएगा 20 तारीख को। हाँ चलिए, हाँ बीजेपी को कितना देंगे? भारतीय जनता पार्टी का तो नहीं, शिवराम जी बीजेपी को कितना दे रहे? बीजेपी को 25 सीट और जीपीपी को? जीपीपी को 6 का है, 6 का उनका आएगा आंकड़ा। अच्छा, केशु भाई ने बड़ी ईमानदारी की आपसे, ऐसा मत करिए। चलिए बीजेपी, हाँ जी, आपको कितना लेंगे? कांग्रेस को कितना देंगे? देखिए साहब, हमारी जो सीट है भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 140 से 150 सीटें हमारी आ रही हैं कांग्रेस की, क्योंकि प्रचंड बहुमत से नहीं। ठीक है, आप केवल नंबर दीजिए, केवल नंबर दीजिए, टाइम नहीं, नंबर दीजिए। हाँ, और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो 20-25 सीटें रह जाएंगी वहां पर। जीपीपी की वही अपना 1-2 सीटें मिलनी है, अन्य कोई निर्दलीय है, कोई एक सीट उनको मिलना है, लेकिन